हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 26 फरवरी है। और हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़ को जो है एनालिसिस करते हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण है आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर न्यूज़ देखने को मिल रहा है, एमएसपी को लेकर आपको पता ही है, किसान जो है पूरे देश में विरोध कर रहे हैं। तो सिंधु टिकारी जो सीमा को लेकर यहाँ पे एमएसपी क्या है, मैंने आपको जो है कई बार जो है इसको बताया है, फिर भी आज मैं बता देता हूँ। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है एमएसपी, क्योंकि नए नए व्यूअर हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको पता होना चाहिए कि इस पेपर में क्या उनको जो है खास देखने को मिलेगा। एमएसपी जो है यहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे एमएसपी को लेकर। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है और इसमें कुल जो है 23 फसल होते हैं। ठीक है, सरकार क्या करती है, किसानों को आश्वस्त करती है कि अगर आपके ज़्यादा पैदावार हो जाता है, फसल की अगर अधिक उपज हो जाती है, तो उस स्थिति में हम जो कीमत गिरने नहीं देंगे। तो ये किसानों को आश्वासन होता है सरकार की तरफ से। तो किसान मांग कर रहे हैं कि आश्वासन को जो है गारंटी में तब्दील किया जाए और हमें जो है जो गारंटी जो है मिलने के बाद ही जो है हम इस आंदोलन को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और भी कई मांगे हैं किसान की तरफ से। किसान जो है अपने कर्ज माफ़ी को लेकर भी यहाँ पे जो अपनी मांगे रखे हैं कि जो यहाँ पे बैंकों से जो कर्ज लिया गया उसको माफ़ कर दिया जाए। ठीक है, और क्या है, पेंशन को लेकर भी यहाँ पर मांगे की जा रही है। तो तमाम जो है मांगों को यहाँ पर देखते हुए यहाँ पे इस तरह का विरोध हो रहा है। तो आप यहाँ पे एमएसपी को ध्यान में रख सकते हैं। और एमएसपी जो है सिफारिश कौन करता है, सीएसीपी, याद रखिएगा, एक संस्था है सीएसीपी जो कि 1965 में बना था। कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग आगे न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो आगे न्यूज़ में हमें क्या देखने को मिलता है, आगे न्यूज़ में मिलता है हमें यहाँ पे एनसीआरबी का जो है यहाँ पे डाटा देखने को मिल रहा है वर्ष 2000। फिर हम लोग थे कहाँ पे, यहाँ पे थे हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि भारतीय जो तटरक्षक बल है ना, वहाँ पे महिलाओं को जो अस्थायी कमीशन देने की बात की जा रही है। अस्थायी कमीशन देने की जा रही बात है। तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन फ्रेम कहाँ से होता है, वर्तमान में जो कौन है हमारे चीफ जस्टिस कौन है, डीवाई चंद्रचूड़। ये वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखिएगा, वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखे जाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट। कल भी मैंने जिक्र किया था, जब जब आर्टिकल में मिलेगा सुप्रीम कोर्ट, मैं वहाँ पे आर्टिकल को लेकर यहाँ बात करूँगा। आर्टिकल 124 जो है ना, हमारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रोविजन करता है। ठीक है, ये पहला फैक्ट है। स्टेट पीसीएस में तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय में जो जजों की जो नियुक्ति है, जजों की अगर बात करें, जजों का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है, वो करते हैं राष्ट्रपति, हमारे करते हैं ना। लेकिन जो जजों का नाम को जो सिफारिश आता है कि हाँ यही व्यक्ति जो है बनेंगे, तो वो जो है कॉलेजियम सिस्टम, आपको पता है ना कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, उन नामों का सिफारिश करती है जिनको जो है बनाना होता है। क्या बनाना होता है, न्यायाधीश बनाना होता है। तो ये फैक्ट को याद रखिएगा, आर्टिकल 124। फिर कल स्टेट पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में कि जो राज्य में जो हाईकोर्ट होता है ना, उनमें अगर जजों की संख्या बढ़ाना है तो वो पावर किसको है, एक क्वेश्चन हो गया। और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना है तो ये पावर किसको है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के वाले केस में, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो वहां पर संसद आ जाता है, संसद को पावर है उनकी संख्या बढ़ाने का, जजों की संख्या बढ़ाने का। लेकिन अगर हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो ये पावर आ जाता है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था पिछले बार, लोग बहुत कंफ्यूज कर गए थे, लोग सांसद को टिक करके आ गए थे, लेकिन जवाब राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि पीवाईक्यू को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, उससे हमें आइडिया मिलता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्लियर है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो अगले मुद्दे पे हमको क्या देखने को मिलता है, एनसीआरबी का रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए एनसीआरबी का रिपोर्ट आया है और इसमें जो है महिलाओं के प्रति जो शोषण हुआ है, जो उनके प्रति जो अपराध जो बढ़े हैं, इसमें जो कारण बताया गया है, इसमें कारण क्या बताया गया है, जो अधिकारी जो कार्यपालक होते हैं ना, उनका जो है सही तरीके से काम करना नहीं और उनका जो है जवाबदेही में कमी। जो भी सरकारी मैकेनिज्म है, जो सरकारी जो महकमा है, उसमें क्या होता है, जो जवाबदेही में कमी देखा गया है और साथ ही साथ संवेदनशीलता में कमी देखा गया है। तो ये आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो हिरासत व्यवस्था, जो व्यवहार मतलब जो हिरासत व्यवस्था है, जैसे महिलाओं को अरेस्ट किया जाता है, तो वो व्यवस्था है ना, उसमें भी जो है यहाँ पे खामी देखा गया है। कैसे कि जो अधिकारी होते हैं वो प्रशासनिक जो संरक्षण के आड़ में जो है महिलाओं के साथ जो है यहाँ पे हिंसा जो है या उनका जो है शारीरिक शोषण करने के लिए ये लोग जो है उतारू होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है बात किया गया है एनसीआरबी में। तो ये आंकड़ा आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आंसर मेंस राइटिंग में जो है एनसीआरबी से प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो आपको यही सब आंकड़े जो यहाँ पे देने होते हैं। फिर आइए वन्यजीव तस्कर को लेकर। देखिए जो वाइल्ड लाइफ का जो तस्कर होता है, ट्रैफिकिंग होता है, उसको लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। यूपीएससी में पिछला बार क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बता दें तो 2022 में पूछा गया था। उसमें लिखा हुआ था स्टेटमेंट, क्या जीव जंतु जो होते हैं वो किसके प्रॉपर्टी होते हैं, केवल और केवल सरकार के या
अन्य जो है निजी व्यक्तियों के होते हैं। तो याद रखिएगा जितने भी जंगली जानवर है ना, सारे जो प्रॉपर्टी किसके, सरकार के प्रॉपर्टी होते हैं, सरकार उसका जो है मालिक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। साथ में पूछा गया था, उसमें एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि कोई जानवर अगर जो है मानव के लिए खतरा अगर हो जाता है तो ये शक के आधार पर, समझ रहे, शक हो गया कि हाँ ये जानवर, जैसे मान लीजिए कोई बाघ है, अगर किसी व्यक्ति को लगता है, ठीक है, किसी समूह को लगता है कि ये बाघ जो है आदमी के लिए खतरा हो गया, हमारे मानव के लिए खतरा हो गया, तो क्या उसको मार देना सही रहेगा? तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? इस शक के आधार पर आप नहीं मार सकते। वहां पे आपको जो मुख्य वार्डन जो होता है, जो वन्य जीव का जो मुख्य वार्डन होता है, उसका जो लिखित यहाँ पे आपको प्रूफ चाहिए, तब जाके आप जो है उसको मार सकते हैं। क्लियर है? तो ये फैक्ट पूछा गया है जंगली जानवरों के बारे में, तो मैंने आपके साथ साझा किया। यहाँ पे भारत के साथ जो है 4 देश है, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये 4 देश है ना, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये 4 देश है आपके, और अपना भारत, ये 5 देश मिलकर जो है वन्य जीव से जुड़े जो अपराध हो रहे हैं उसके जो डाटा को साझा किया जाएगा, ताकि जो है जो जानवरों के जो तस्करी हो रहा है उसको हम लोग लगाम लगा सके। याद रखिएगा, इसमें बांग्लादेश को छोड़ के और भारत को छोड़ के ये तीनों देश जो है ना, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड, ये आपका आसियान का मेंबर है, आसियान का। ठीक है, आसियान का मेंबर है, जो कि 1967 में बना था, और भारत जो है इसके साथ जो है इस संस्था के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है। क्लियर है? बांग्लादेश को याद रखिएगा, बांग्लादेश जो है, त्रिपुरा अपना राज्य है ना, त्रिपुरा, तो त्रिपुरा जो है राज्य है अपना, वो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है, तो मैंने आपके साथ साझा किया। चलिए आगे आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पे। तो जो हमें देखने को मिलता है वहां पे महत्वपूर्ण, देखिए एक घटना हुआ है, सिलेंडर फट जाने से जो है वहां पे परिवारों की 4 लोगों की मौत हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो जो साइंस वाला टॉपिक होता है ना, साइंस वाला जो टॉपिक होता है, वहां पे पूछता है सिलेंडर को लेकर, जो आप घर में जो एलपीजी यूज करते हैं ना, उसमें कौन कौन सा गैस उसमें होता है? तो आपको पता है ना, प्रोपेन होता है उसमें, और क्या होता है? मीथेन होता है, मीथेन होता है। ये 2 गैस जो है महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें जो है यहाँ पे कंपोजिशन में मिले होते हैं सिलेंडर में। और जब सिलेंडर आप लोग देखे हुए कि जब आप गैस जब खोलते हो तो वहाँ पे बिना जलाए हुए अगर लीकेज कर रहा है तो एक अजीब सा स्मेल आता है ना, तो उस स्मेल के लिए ना सिलेंडर में मिलाया जाता है, मरकेप्टन बोलते हैं उसको, मिथाइल मरकेप्टन, याद रखिएगा, मिथाइल मरकेप्टन। ठीक है, इसलिए मिलाया जाता है ताकि जब गैस लीकेज हो ना, सिलेंडर जब लीकेज हो तो हमें पता चल सके कि वहाँ पे लीकेज हो रहा है, या वहाँ पे गैस खुला हुआ है या ओपन है। ये तमाम फैक्ट जो है ना स्टेट पीसीएस में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो मैंने आपके साथ साझा किया। ठीक है, चलिए, अगर इसमें पूछेगा कि जो सिलेंडर होता है, जो हमारा जो गैस वाला सिलेंडर होता है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें मेन कंपोनेंट किसका है? तो आपको जो है सही आंसर क्या करना है? मीथेन करना है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में अगर प्रोपेन और मीथेन दोनों है और वहाँ पे ऑल द अबव लिखा हुआ है, तो आप ऑल द अबव के साथ जाएंगे। इसके बाद आगे मूव करते हैं अपने आर्टिकल पे। तो यहाँ पर देखिए एडिटोरियल पेज में यहाँ पे दिखा गया है कचरा के बारे में, मतलब आप यहाँ पे डाटा देख लो एक बार, यहाँ पे आंसर मीन्स राइटिंग में आपको बहुत काम आएगा यहाँ पे। ठीक है, और एक यहाँ पे पीटी के लिए भी लिहाज से जो है शब्द देखने को मिल रहा है। भारत में प्रतिवर्ष जो है ना 34 लाख टन प्लास्टिक कचरे जो है ना यहाँ पे क्या हो रहे हैं? जनरेट हो रहे हैं, और इसका मात्र 30% ही क्या हो पा रहा है? रिसाइकल हो पा रहा है। तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो 70% जो है ना कचरा तो धरती पर ही जाएगा, 30% यहाँ पे पुनर्चक्रित हो रहा है। तो यहाँ पे जो है तमाम यहाँ पे बात की गई है, क्या बात की गई है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या होता है, डेफिनेशन देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कचरा आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा में कौन कौन सा आता है। तो जो कंप्यूटर होते हैं, फैक्स मशीन होते हैं, मोबाइल फोन होते हैं, ये सब जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक कचरा में शामिल होते हैं। ये डेफिनेशन याद रखिएगा। जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, ठीक है, मोबाइल फोन वगैरह, सारे इलेक्ट्रॉनिक कचरा में ही आता है वो सब। फिर यहाँ पे जापान और यूरोपियन जो कंट्री है ना, जो तमाम जो देश है ना, वो लोग क्या करते हैं, चीज़ों को जो डेवलपमेंट जो चल रहा है, जो अविकसित देश है, वहाँ पे क्या कर देते हैं? एक्सपोर्ट कर देते हैं सस्ते दामों पे। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उनके यहाँ जो है ना आपका ये जो वेस्टेज है, ई वेस्टेज जिसको बोलते हैं ना, कचरा, वो जो जमा ना हो पाए। विकसित देश इतने चालाक हो गए हैं कि वो लोग जो डेवलपिंग कंट्री वाला है ना, वहाँ पर भेज देता है कि आप लोग रिसाइकिल कीजिए, ठीक है, आप लोग रिसाइकिलिंग कीजिए और तमाम चीज़ यहाँ पे आप लोग कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, तो ये कचरा जो है बढ़ते जाता है डेवलपिंग कंट्री में। फिर 3 राज्य हैं जो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये 3 राज्य हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक जो है कचरा बहुत अधिक होता है। क्लियर है? ये फैक्ट को याद रखिएगा। साथ ही बताते हैं इसके नुकसान जो है ना, प्लास्टिक वगैरह जो है यहाँ पे नुकसान कैसे जो है जनरेट होता है।
तो पर्यावरण को भी इफेक्ट करते हैं यहाँ पे जो ई वेस्टेज है, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल जो है वहाँ पे सब्सटेंस देखने को मिलता है, बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं जो कि पर्यावरण को, जो नदियों को दूषित करता है। तो यहाँ पे आप इफेक्ट पे इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, देखिए एक शब्द है जैसे कि अमेरिका है, यूरोप है आदि ने जो भारी मात्रा में ठोस कचरा आयात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या करता है, जो डेवलप कंट्री है ना, जो जैसे कि अफ्रीका और एशिया वाले देशों को क्या करते हैं कि इंपोर्ट कर देते हैं अपना चीज़ों को, जो वेस्टेज है ना उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं कि आप लोग रिसाइकिल कीजिए और आपको जो है सस्ते में कचरा उपलब्ध करवाएंगे। तो वहाँ पे जो कर्मचारी वगैरह जो काम करते रहते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती है। तो एक बीमारी है ग्लाइसेमिया। ग्लाइसेमिया जो है, ई जो है कचरा कारण ही होता है, जो भी अपशिष्ट जो है ना कचरे में जो काम करने वाले जो होते हैं उनका जो लंग्स वगैरह, फेफड़ा वगैरह जो है इफेक्ट हो जाता है, उसी को बोलते हैं ग्लाइसेमिया। ये महत्वपूर्ण है, वनडे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। साथ ही साथ यूपीपीसीएस में पूछ सकता है और यूपीएससी में भी आपका ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर हम लोग बात करेंगे उसमें जो ई वेस्टेज होता है ना, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, फैक्स मशीन हो गए, तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट हैं उसमें क्या क्या जो है केमिकल देखने को मिलेगा, सब्सटेंस देखने को मिलता है। क्योंकि जिंक क्रोमेटस देखने को मिलता है, पारा देखने को मिलता है, आर्सेनिक मिलता है और ट्राईब्यूटिलिन देखने को मिलता है। आपको पता है ना, पारा से जो है जो है मिनी माता जो रोग होता है, मिनी माता रोग होता है पारा से। आर्सेनिक से भी पता है आपका एक रोग होता है, और आर्सेनिक का जो कंसंट्रेशन सबसे अधिक आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है आर्सेनिक वाला। तो ये तमाम चीज़ को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप पूछे भी गए हैं। फिर हम लोग इसके बाद बात करेंगे फिलीपींस। देखिए न्यूज़ में फिलीपींस आया हुआ, तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत और रूस मिलकर बना रहा है, और भारत ने निर्णय लिया है कि हम इसको फिलीपींस को भी बेचेंगे, ब्रह्मोस। तो क्वेश्चन वनडे के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मोस मिसाइल को जो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे फिलीपींस को। और यहाँ पे फिलीपींस ने जो है ना अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो कनाडा के खिलाफ जो आवाज़ उठाया था और धमकी तक दे दिया था कि आप अगर जो है ना सस्ते में जो आप हमें जो दिए ना वेस्टेज, ई वेस्टेज, ये कचरा, आप वो वापस ले लीजिए, नहीं तो फिर आपके साथ लड़ाई होगा। इस तरह का जो खुला जो चैलेंज दिया गया था यूएनओ में, ठीक है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे जब मूव करते हैं, तो यहाँ पे इस आर्टिकल में लिखा हुआ है अमीन सियानी। देखिए बार बार न्यूज़ में आ रहे अमीन सियानी, ये एक रेडियो वादक हैं, रेडियो किंग के नाम से फेमस है, और इनका जो हाल में ही निधन हो गया है। और इनका एक जो प्रोग्राम था बिनाका गीतामाला, जो है काफ़ी फेमस था, इस कारण से जो इनको याद किया जा रहा है अमीन सियानी को। बोलेंगे किस फील्ड से जुड़े हुए थे, तो रेडियो वादक थे, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, तो जो हमें जो मिलता है यहाँ पे मन की बात। अभी जो है 110 जो है कड़ियाँ हो चुकी है मन की बात। प्रधानमंत्री मोदी जो है इसको सामुदायिक तौर पे जो इसको लेते हैं, और जो भी राष्ट्रीय हित में जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी प्रगति होता है, उनमें जो है अपने विचार साझा करते हैं आम जनता के साथ। यहाँ तक तो ठीक है। प्रश्न यहाँ से नहीं पूछेगा, प्रश्न पूछेगा यहाँ पे इन्होंने अपील किया है लोगों से कि जो है अधिक से अधिक मतदान करें, ये हो गया। तो मतदान करें मतलब क्या, अब यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। आर्टिकल 61 मैंने कल भी जिक्र किया था, आज भी जिक्र करूंगा। आर्टिकल 61 ये क्या होता है, ये संविधान संशोधन है, और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो पहले वोट देने का जो अधिकार था ना 21 साल था, पहले कितना था, 21 साल था, लेकिन 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है ना 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जो है ना यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला था। इसलिए पूछता है कि आर्टिकल 61 जो है ना क्या बताता है, क्या प्रावधान करता है। तो जो वोट देने का जो अधिकार है ना 21 वर्ष से कम करके क्या कर दिया गया, इसको 18 वर्ष कर दिया गया, याद रखिएगा। फिर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे चुनाव आयोग के बारे में। देखिए चुनाव आयोग जो है ना, इसका जिक्र है आर्टिकल 324 में, हमारे संविधान के 324 में बात किया गया है, याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वनडे एग्जाम में, और स्टेट पीसीएस के लिए भी यहाँ पर कई बार पूछा गया है। चुनाव आयोग के जो होते हैं ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और दो अन्य जो होते हैं आयोग होते हैं, दो अन्य जो सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति भी एक पैनल करती है। पैनल को जो हेड करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं, एक लोकसभा के जो है अपोजिशन वाले लीडर होते हैं, और कैबिनेट स्तर के एक मंत्री होते हैं। वो तीनों मिलकर जिस नाम का सिफारिश करते हैं, राष्ट्रपति जो उनका अपॉइंटमेंट कर देते हैं। ये दो फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में कई दफा पूछे गए हैं। और बता दें इस बार जो इलेक्शन जो होगा लोकसभा का, वो 18वीं नंबर का होगा, 18वीं लोकसभा होगा। और आपको ये भी बता दें कि नारी वंदना जो आपका अधिनियम है वो पास कर चुका है, जिसमें कि 33% जो है ना महिलाओं का रिजर्वेशन रहेगा लोकसभा और विधानसभा में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, राज्यसभा में आपका जो है क्या होगा, राज्यसभा में आपको जो है आरक्षण नहीं मिलेगा। जो महिलाओं को लेकर जो 30% जो बिल पास किया गया है ना, अभी लागू नहीं किया गया, लेकिन वो संसद से पास हो चुका है, वो अगले जो है इलेक्शन में इसको लागू किया जाएगा, अगला जब 19वां नंबर का होगा तब। जो भी महिलाएं जो एमपी बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं, जिनमें जो है राजनीतिक जो है नेतृत्व करने की जो क्षमता है, तो वो लोग जो है अभी से तैयार रहे कि अगला जब इलेक्शन होगा 19वां नंबर का माफ कीजिएगा, तो वहां पे उनको पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा। बात है यहाँ पे कि जो आरक्षण की बात की गई ना, वो सिर्फ लोकसभा में और विधानसभा में बात किया गया है, राज्यसभा में नहीं बात किया गया, याद रखिएगा, ठीक है।
बिल्कुल नहीं किया गया। और जो पंचायती स्तर पे जो चुनाव होते हैं ना, वहाँ पे भी बात नहीं किया गया, क्योंकि पंचायती स्तर पे जो 33% जो रिजर्वेशन तो पहले ही दिया जा चुका है 73 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, आगे जाते हैं तो क्या देखने को मिलता है। भारतीय मूल के प्रोफेसर थे, ठीक है, बैंगलोर आ रहे थे, वो कहीं व्याख्यान देना था उनको, लेकिन उनको जो है वापस भेज दिया गया जहाँ से आए थे वहीं पे। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा नागरिकता को लेकर। आपको पता है ना, नागरिकता को लेकर जो है, सिटीजनशिप को लेकर हमारे संविधान में कौन सा जो है भाग बात करता है, तो भाग 2 में आपको देखने को मिलेगा क्या, सिटीजन। और आर्टिकल जो है ना 5 से 11, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया, आप याद रखिएगा, इसको VVI है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बताइए हमारे जो ये कौन है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इनका कहना है कि संविधान जो है ना बदलने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और जो वर्तमान की जो सरकार है वो तानाशाह है। यहाँ से प्रश्न नहीं पूछेगा संविधान। देखिए संविधान जो है ना, कैबिनेट कमीशन आपने पढ़ा है ना इतिहास में, कैबिनेट कमीशन, वहां से क्वेश्चन पूछता है। 1946 में आया था, और यहाँ पर जो है संविधान सभा बनाने की बात की गई थी। यहाँ से हमारा जो है संविधान सभा बना था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, याद रखिएगा। और संविधान में जो है अगर बात करें तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में, 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो है लगे थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया, बीपीएससी वाला एग्जाम में, आप लोग याद रखिएगा। ये हो गया। साथ ही आपको बता दें कि संविधान का जो आर्टिकल 32 है ना, आर्टिकल जो 32 है, यहाँ पे आर्टिकल 32 को जो बाबा जो साहब जो अम्बेडकर है, उन्होंने जो है संविधान का आत्मा कहा है। ये भी याद रखिएगा, क्या कहा है, आत्मा कहा है, महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अभी जो है संविधान में कितने आर्टिकल है, तो 400 प्लस आर्टिकल है, याद रखिएगा। कितने अनुसूची है, जो शेड्यूल बोलते हैं इंग्लिश में, तो शेड्यूल है आपका 12 शेड्यूल है। पहले कितना हुआ करता था, 8, लेकिन फिर 12 हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे अगला जो है मुद्दा क्या है, कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। आप हमें बताइए, प्रियम्बल संविधान का भाग है, बिल्कुल है। तो प्रियम्बल जो है संविधान का भाग है, ये किस केस में बताया गया था, आपको बताया था कल 1973 बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना के बारे में, केशवानंद भारती केरल बनाम राज्य के बारे में बात की थी ना, तो उसी में ये चीज़ जो है कंफर्म कर दिया गया था कि प्रियम्बल, जो प्रस्तावना हिंदी में बोलते हैं उसको, वो जो है संविधान का भाग है। तो ये तमाम फैक्ट को याद रखिएगा, आपको स्टेट पीसीएस में घुमा फिरा के जो किसी ना किसी तरह से पूछेगा ही पूछेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं FEMA के बारे में। FEMA न्यूज में देखिए, ईडी आपने देखा ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट, ये क्या होता है, वित्त मंत्रालय का जो वित्त जो विभाग है, उसके तहत ये जो है कार्य करता है। ठीक है, उसके अधीन कार्य करता है। और ईडी को जो पावर मिलता है, कहाँ से मिलता है, FEMA से मिलता है। FEMA जो है 1990 में ये कानून बना था, ठीक है, वहां से ये पावर को एक्वायर करता है। और जो भी जो है फॉरेन एक्सचेंज को लेकर और वित्तीय जो है लेन देन को लेकर जो भी यहाँ पे जो रिकॉर्ड होता है ना, उसको क्या करती है, खंगालती है, जांच करती है। और जो भी दोषी पाए जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस का फुल फॉर्म याद रखिएगा। FEMA का फुल फॉर्म पूछ सकता है कि फॉरेन जो है फॉरेन करेंसी, FEMA ना, FEMA देखिए, FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, और जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्ट या अधिनियम, याद रखिएगा। फुल फॉर्म पूछ सकता है, क्योंकि बीपीएससी में तो फुल फॉर्म के लिए काफी जाना जा रहा है। पिछले बार जो है ChatGPT के बारे में पूछ दिया था, और अभी जो CSIR का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर भी जो है फुल फॉर्म देखे गए थे। SHG के बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के फुल फॉर्म पूछा गया था। तो शब्द को ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो आगे जाने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, महत्वपूर्ण मुद्दा। इससे ये सब न्यूज़ को स्किप करना होता है, ये सब हमारे काम के नहीं होते हैं, ना आपके काम के होते हैं। जिनका जो काम का होता है वो लोग खुद देख लेते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगले मुद्दे पे। देखिए बहुत लोग जो है ना हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर आप लोग जो है इंग्लिश मीडियम में ही जो मतलब जो न्यूज़पेपर को एनालिसिस कीजिए। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उस पर कंसिडर किया गया है। जल्दी जो है हमारा टीम जो है उस पर काम करेगा, और जल्दी उसको हम लोग न्यूज़पेपर को लेकर आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात होता है रेरा। रेरा क्या है, शब्द क्या है, रेरा को लेकर यहाँ पूछेगा कि रेरा क्या है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण होता है, फुल फॉर्म होता है ये तो वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया रेरा शब्द। और ये जो है ना, इसका काम क्या होता है, हर राज्य में ये स्थापित है, और जो भी जो है यहाँ पे जो है रेरा स्थापित है, ये हो गया। फिर देखिए जीएसटी परिषद, आर्टिकल 279A में जो है ना जीएसटी काउंसिल का जो है बात किया गया है। काउंसिल का जो है यहाँ पे क्या किया गया है, काउंसिल का बात किया गया है। ठीक है, काउंसिल के बारे में बात किया गया, जीएसटी काउंसिल 279A बोलेगा कि जीएसटी काउंसिल क्या संवैधानिक संस्था है या नहीं है, तो आपको बताना है संवैधानिक संस्था है ये। ठीक है, और रेरा को जो पावर मिलता है ना 243G के माध्यम से मिलता है। आपको पता है 243 में पंचायती के बारे में जिक्र किया गया है। और आपको बता दें DPSP का नाम सुने आपने, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको नीति निर्देशक तत्व भी बोलते हैं। यहाँ का जो इसका आर्टिकल जो 40 है, आर्टिकल 40 है ना, वो पंचायती जो है संरचना, पंचायती जो है पंचायत का गठन का यहाँ पे प्रोविजन करता है।
तो कई बार ये आर्टिकल भी पूछा गया है, डीपीएसपी का पार्ट है। आपको पता ही है डीपीएसपी जो हम लोग आयरलैंड से जो है इसको एक्वायर किए है ना। और रेरा को जो पावर मिलता है वो 243G जो पंचायती से जुड़ा हुआ है, पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों के बारे में बात करता है, अधिकार के बारे में बात करता है। ये आर्टिकल भी याद रखिएगा, कई दफा जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और जो कैबिनेट का काउंसिल होता है उसका जो हेड कौन होता है, अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री होते हैं केंद्र सरकार के, ठीक है। और इसमें जो है अन्य राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे WTO के बारे में। कई दिनों से जो है WTO का जो है न्यूज़ में आ रहा है। इसका एस्टेब्लिशमेंट देख लीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर देख लीजिएगा। इसमें जो है 164 सदस्य हैं, याद रखिएगा। तो हमारे जो व्यापार को लेकर, जो कृषि को लेकर, जो यहाँ पे व्यापार को लेकर यहाँ पर बातचीत चल रहा है। और भारत जो है पुरजोर जो है मुद्दे को उठा रहा है अपने हित में। यहाँ पे सब्सिडी का जो है मुद्दा यहाँ पे लेकर है, कृषि को लेकर है, कृषि सुधार को लेकर है, मत्स्य पालन को लेकर है। इन तमाम मुद्दों पे जो है भारत जो है WTO के साथ बातचीत कर रहा है, ठीक है। और आपको पता है MSP जो है भारत जो खरीदता है, MSP पे जो है चावल और गेहूं को खरीदता है, इसको लेकर भी जो है ना विवाद चलते रहता है WTO में। तो इसको मसला उठाया गया है और इसको जो है रिजॉल्व करने की बात की जा रही है। इसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके दिखाया, हाँ पेटेंट। IIT मद्रास ने जो है ना कैंसर के इलाज के लिए जो मसाले होते हैं ना, भारतीय जो मसाले होते हैं उसका पेटेंट करवाया है। क्योंकि उनमें जो है जो हमारे जो इंडियन जो स्पाइसेस है ना उसमें बहुत सारे मेडिसिनल जो है ना प्रॉपर्टी है, मतलब चिकित्सीय गुण है इसमें अवेलेबल है। तो कैंसर से लड़ने के लिए जो है ना बहुत सारे मेडिसिनल जो है मतलब जो हमारे जितने भी स्पाइसेस है उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो अभी जो है क्लिनिकल जो ट्रायल चल रहा है और पेटेंट ने IIT मद्रास के जो लोगों ने जो है शोधकर्ताओं ने जो है इस पर पेटेंट करवाया। देखिए नैनो मेडिसिन और नैनो इमल्सन जो शब्द है न्यूज़ में आ गया है, आप याद रखिएगा। तो मेडिसिनल के जो है ना हम लोग टारगेटेड जो यूज़ कर रहे हैं, मतलब कैंसर क्या होता है, कैंसर में क्या होता है कि जो कोशिका होता है, जो सेल होता है ना, वो अनरेगुलेटेड तरीके से बढ़ने लगता है, अनरेगुलेटेड तरीके से, ठीक है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए जो है ना यहाँ पे नैनो जो है मैकेनिज्म के आधार पर, मतलब छोटी छोटी मेडिसिन की टैबलेट बनाए जाएंगे और डायरेक्ट उसी कोशिका को हिट करेगा जो कि नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इसको। फिर बोलेगा यहाँ पे अगला मुद्दा क्या है, यहाँ पे देखिए पाकिस्तान को लेकर आपको बता दें, पाकिस्तान में एक पंजाब प्रांत है, वहाँ पर एक हैदराबाद भी प्रांत है। तो बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि हैदराबाद और पंजाब सिर्फ भारत में ही है कि अन्य देशों में भी है। इस तरह का क्वेश्चन जो है CDPO वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, सुपर ट्यूसडे क्या है, न्यूज़ में आ गया ना, सुपर ट्यूसडे क्या है, ठीक है। तो आपको बता दें सुपर ट्यूसडे जो है अमेरिका से संबंधित है। वहाँ पे जो अभी राष्ट्रपति जो चुनाव होने हैं ना, जो वहाँ के राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, और जो है रिपब्लिक पार्टी से जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है उम्मीदवार हैं, और आपके डेमोक्रेटिक जो है पार्टी से जो है अन्य उम्मीदवार हैं। तो उनकी जो है चुनाव का एक प्रक्रिया है सुपर ट्यूसडे, ठीक है। तो रिपब्लिक पार्टी से 2 उम्मीदवार थे, एक हैली थे और एक आपके डोनाल्ड ट्रंप थे। तो दोनों के बीच में जब यहाँ पे मुकाबला हुआ तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। तो इसी को सुपर ट्यूसडे जो है शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछता है कि सुपर ट्यूसडे जो आपने न्यूज़ जो शब्दों में देखा है, न्यूज़ में जो देखा है, उसका क्या उद्देश्य था, क्या किस संदर्भ में देखा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन देख के बना सकता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, देखिए पश्चिम बंगाल को लेकर संदेश खाली एक जगह है, 24वां परगना जो जिला है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आ गया राष्ट्रीय महिला आयोग। आपको बता दें तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है 1992 में बना है ना, 1992 या 1993 में बना है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पूछेगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग क्या संविधान के द्वारा बनाया गया है, तो बिल्कुल नहीं बनाया गया। इसको जो है किसने बनाया है, राष्ट्रीय महिला आयोग को। तो ये है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और इसके हेड भी याद रखिएगा, इसके जो है ना रेखा शर्मा जो है हेड है। और इसके जो है हेड के बारे में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2 बार पूछा है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें धर्म गॉर्जियन बोलेगा। धर्म गॉर्जियन जो युद्ध अभ्यास है किन देशों के बीच में होता है, तो भारत और जापान के बीच में। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। कई बार वनडे एग्जाम में और स्टेट पीसीएस के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट मिल गया ये वाला। फिर हम लोग आगे जब चलते हैं तो हमें स्पोर्ट्स सेक्शन मिलता है ना, स्पोर्ट्स सेक्शन मिलता है। और स्पोर्ट्स सेक्शन में देखिएगा 2024 का जो ओलंपिक होने वाला है वो फ्रांस का पेरिस में होने वाला है। फ्रांस में होगा, कहाँ, पेरिस में, याद रखिएगा। और 2036 में ओलंपिक जो है ना भारत में कराए जाने की जो यहाँ पे भारत की तरफ से जो है तर्क संगत जो है बात रखी जा रही है कि 2036 में भारत जो ओलंपिक करवाने के लिए तत्पर रहेगा और वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो इस पर नज़र बना के रखिएगा। 2020 का जो हुआ था टोक्यो ओलंपिक हुआ था, याद रखिएगा। और हमारा जो प्रदर्शन है ना दिन ब दिन एशियाई गेम में हो या ओलंपिक गेम में हो उसमें बेहतर हो रहा है। तो इस दिशा में आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आइए यहाँ पे ये न्यूज़ में अभय सिंह का नाम याद रखिएगा। इन्होंने जो है गुड फेलो क्लासिकल जो स्कॉश होता है ना उसमें जो खिताब जीता है, ठीक है।
टोरंटो में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया वनडे एग्जाम के लिए। और अभय सिंह का जो याद रखिएगा, वो स्क्वैश प्लेयर है और कई बार एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने पूरा जो न्यूज़ को एनालिसिस किया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आई होप आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। कई लोग तो कमेंट भी करते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेट करता है कि हम और बेहतर जो है इसमें सुधार कर सकें। ठीक है, तो अगर कोई भी कमेंट होगा, कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी फीडबैक होगा, तो आप लोग कमेंट करके हमें जो है सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।